चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो है फिर फ्रिक्शन वाला जो सेक्शन है इसमें न्यूटन्स लॉ चैप्टर में ही दिया हुआ है। ये न्यूटन्स लॉ में ही टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन में ही जो सेक्शन फ्रिक्शन वाला है, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन 93 इसको देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक सरफेस पर एक प्लैंक, मतलब कुछ इस तरीके का एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका 40 kg मास है, और उसके ऊपर दूसरा एक ब्लॉक है जैसा डायग्राम में दिया हुआ है, 10 kg का मास है, और इसमें 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इनके बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है वो 0.4 दिया हुआ है। कौन सा? म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? 0.6 दिया हुआ है। तो बोला रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब विल बी। तो जब भी एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक हो तो वहां पर हम लोग के सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले दोनों ब्लॉक को एक मान लेते हैं। तो जब दोनों को एक मानेंगे तो 40 और 10 kg दोनों मिलकर के कितना हो गया? 50 kg। अब 50 kg का जो मास है, इन दोनों पर कितना का फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन का। अच्छा, हमें फोर्स पता चल गया और मास पता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब 100/50 आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक दिया हो, तो वहां पर सबसे हम लोग के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि दोनों को हम लोग पहले ये मान लेते हैं कि साथ साथ चलेंगे। तो जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो टोटल मास एक मान लेंगे, दोनों को दो नहीं एक मानेंगे, 50 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद साथ साथ चलने के लिए जो क्लास में हम बताए थे, जरूरत ज्यादा की क्षमता, जरूरत और क्षमता पे बात होता है। तो वहां पर बताए थे कि अगर क्षमता ज्यादा हो और जरूरत कम हो, क्षमता ज्यादा हो जरूरत कम हो तो साथ साथ चलेंगे, और जरूरत ज्यादा होगा क्षमता कम होगा तो जरूरत तो ज्यादा हो गया और क्षमता कम ही का है, तो जब क्षमता कम है तो कहाँ साथ चल पाएंगे? क्लियर ना? तो इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी ट्रिक पे, बात पे पूरा बताए थे, तो उसी बेस पे इसको हम चेक कर लेते हैं। अब बताइए कि जैसे एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब ऐसा करिए 40 kg का थोड़ा देखिए कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। हमें पता है 100 न्यूटन का फोर्स 10 kg पर लग रहा है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स 10 kg पर लगेगा पीछे की तरफ। न्यूटन थर्ड लॉ से अगर 10 kg पर पीछे लग रहा है तो 40 kg पर आगे लगेगा, मतलब इधर लगेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, क्योंकि वही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है 40 kg को आगे ले जाने के लिए। इसके साथ साथ तो फ्रिक्शन फोर्स F का काम करेगा, तो F बराबर ma, m कितना? 40 kg, इसका a कितना? a मतलब एक्सेलरेशन जो भी जस्ट आया है 2, वो यहां रख देंगे, ये आ गया 80 न्यूटन। अब देखिए दोनों को साथ साथ चलना है तो 80 न्यूटन का जरूरत पड़ेगा। इन दोनों का क्षमता है कितने का? तो क्षमता कैसे पता करते हैं? क्षमता मतलब एफ मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको क्षमता हम बोल रहे हैं वो कौन है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका जो एफ मैक्स होगा वो म्यूएस इंटू एन हो जाएगा। म्यूएस का वैल्यू यहाँ पर 0.6 दिया हुआ है, तो 0.6 इंटू एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो एन का वैल्यू यहाँ पर जो नॉर्मल आएगा वो किसके बराबर होगा? तो एन mg, तो 10 kg का mg 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन। अब ध्यान देंगे यहां पर क्षमता केवल 60 का है, जरूरत साथ में चलने का जो जरूरत है वो 80 है, तो जो जरूरत है वो ज्यादा है, क्षमता कम है। तो जब जरूरत ज्यादा हो जाए क्षमता कम हो तो दोनों अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों अलग हो जाएंगे, और दोनों का जो है एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं अलग अलग यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा इसमें? A इज इक्वल टू किसका पूछा था? रिजल्टिंग एक्सेलरेशन स्लैब विल बी, स्लैब का पूछ रहा है,
रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज फिगर द ब्लॉक रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द, तो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब, मतलब इसका स्लैब का, तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 जो लगेगा, और इसमें आ जाएगा इसका अब देखिए एफ मैक्स तो ये है, अब ये तो अब लगेगा नहीं, मतलब ये तो चेक कर लिए। अब क्या होगा, ब्लॉक जो स्लैब जो 40 केजी वाला है, अब उसके ऊपर क्योंकि दोनों फिसल गए एक दूसरे के ऊपर, जरूरत ज़्यादा है क्षमता कम है तो फिसल जाएंगे, तो मतलब रिलेटिव स्लिपिंग होगा, फिसलने का मतलब रिलेटिव स्लिपिंग होगा, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के का वैल्यू कितना है, म्यू के का वैल्यू 0.4 है, तो 0.4 इंटू एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर कितना, एम जी। एम जी कौन, एन का वैल्यू एम जी, मतलब ये एन इजकल टू 100। अच्छा इसमें जी का वैल्यू कितना लेने के लिए बोल रहा है, जी का वैल्यू 9.8 लेने के लिए बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा 98। क्लियर ना, इसका हो जाएगा 98। ये क्या आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन किसका, स्लैब की बात कर रहे हैं, ये स्लैब की बात कर रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा 0.4 इंटू 98 डिवाइडेड बाई मास 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, इसका जो है 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, मतलब इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर ना, इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन 94 क्या था, ब्लॉक ऑफ द मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर। एक फ्लोर पर जो है 2 kg का मास रखा हुआ है, प्लेस्ड है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज, मतलब म्यूएस वो दिया है 0.54। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F इक्वल टू दिया हुआ है 2.8 न्यूटन। आगे की तरफ is applied to the block, what should be the friction force between the block and the floor। जब 2 kg को एक्सटर्नल फोर्स आगे खींच रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा उसका कुछ रूल रेगुलेशन बताए थे। क्या रूल रेगुलेशन बताए थे, ये है बाहरी मतलब एक्सटर्नल फोर्स, और क्षमता किसको बोलते हैं, एफ मैक्स को बोलते हैं, म्यूएस इंटू एन। म्यूएस के लिए 0.54, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एन का वैल्यू यहाँ से नॉर्मल और एम जी आ जाएगा 20, तो आ जाएगा 20 यहाँ पर, ये आ जाएगा 10.8। क्लियर ना, 10.8 न्यूटन क्या है ये क्षमता। क्या बताए थे, बाहरी कम है और क्षमता ज़्यादा है, तो कंडीशन क्या बनता है, बाहरी कम होगा तो इसको चला नहीं पाएगा। 2 kg को चलाने के लिए बाहरी फोर्स ज़्यादा होना पड़ेगा उसके क्षमता से। इन दोनों के एक दूसरे को रोके रहने वाले की जो क्षमता है उससे बाहरी वाले को ज़्यादा होना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर क्षमता ही ज़्यादा है बाहरी कम है। तो जब बाहरी कम और क्षमता ज़्यादा होता है तो ब्लॉक नहीं चलता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, और फ्रिक्शन फोर्स बाहरी के बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ बताइए बाहरी कौन है जिसके बराबर होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा 2.8 न्यूटन, और डायरेक्शन में अपोजिट का मतलब ऐसे लग जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में इधर। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95,
A brick having the mass 2 kg just begins to slide down on inclined plane, inclination 45 डिग्री। ये जो है हॉरिजेंटल सरफेस से कोई सरफेस है जो इंक्लाइंड है 45 डिग्री, और ये वर्ड यूज कर रहा है कि 2 kg ब्लॉक, ये जो 2 kg ब्लॉक है जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, वो जस्ट यहां से स्लाइड करना शुरू होता है। और जब स्लाइडिंग स्टार्ट होगा, जब जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होता है तो जो एफ मैक्स होता है मतलब क्षमता, वो एफ एक्सटर्नल मतलब बाहरी के बराबर होता है। यहां पर जो mg का कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, वहीं उसका बाहरी कहलाएगा mg साइन थीटा, और मान लीजिए इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा mg कॉस थीटा, वो नॉर्मल के बराबर होगा। क्लियर ना? तो क्षमता का फार्मूला क्या होता है, मतलब एफ मैक्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, म्यूएस इंटू एन। एफ एक्सटर्नल क्या है यहाँ पर, mg साइन थीटा। क्वेश्चन में अच्छा म्यू तो दिया नहीं है, ये तो दिया नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को तो यूज करेंगे नहीं, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है वो कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये पूछ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल के। और एक्सटर्नल है कितना, एक्सटर्नल कितना है यहाँ पर mg साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा mg साइन थीटा। अच्छा m का वैल्यू कितना है 2, g का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जैसा कि आंसर में दे रहा है g का वैल्यू 9.8। ये आ जाएगा 19.6 साइन 45 डिग्री। ए ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 96। A boy presses a book against the front wall such that, मान लेते हैं फ्रंट वॉल ये है, इसके अगेंस्ट में किसी बुक को जो है कोई पर्सन ऐसे प्रेस कर रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है, प्रेस कर रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, such that the block does not move, मतलब ये जो बुक है वो रेस्ट में है, बुक किस में है, रेस्ट में। अच्छा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द बुक, तो बुक और वॉल के बीच फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन जिधर होने वाला होता है उसके अपोजिट लगता है। तो रिलेटिव मोशन किधर होगा वो कैसे पता चलेगा, तो जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो देखेंगे सरफेस के पैरेलल कौन सा फोर्स लग रहा है। तो देखिए नॉर्मल इधर हो जाएगा, और जिस फोर्स से ये प्रेस किया जा रहा है वो एफ हो गया, तो ये तो सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये बाहरी फोर्स नहीं कहलाएंगे। जो सरफेस के पैरेलल फोर्स लगता है वो बाहरी होगा, मतलब ये बाहरी है। तो जो बाहरी फोर्स है वो इस बुक को किधर चलाना चाह रहा है, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसका आंसर होगा अपवर्ड, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। 97 क्या दिया हुआ है, एक लैडर है जिसका वेट जो है वो 250 न्यूटन है, वो कुछ ऐसे रखा हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिएगा कि क्या क्या दे रहा है। जैसे 250 न्यूटन का एक लैडर है जिसको वर्टिकल, स्मूथ वर्टिकल, मतलब यहाँ पर म्यू 0 है, वर्टिकल वॉल पर वो स्मूथ है, मतलब 0 है फ्रिक्शन, हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द
वर्टिकल वॉल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड फ्लोर, मतलब यहाँ पर दिया हुआ 0.3, वॉल स्मूथ दिया हुआ है तो म्यू 0 हो जाएगा, फ्लोर का 0.3 दिया हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द लेडर एंड द फ्लोर, मतलब यहाँ पर एफ मैक्स कितना होगा ये पूछ रहा है। एफ मैक्स क्या होता है फार्मूला, म्यू एस इंटू एन, यही तो एफ मैक्स होता है। अच्छा म्यू एस कितना होगा 0.3 एन, देखिए इसका वेट किधर लगेगा, नीचे, कितना लगेगा 250 न्यूटन। अच्छा यहां पर तो जो फोर्स लगेगा वो तो इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर पीछे लगेगा, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना अवेलेबल होगा वो पूछ रहा है। तो लाइन से लगा हुआ पॉइंट के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल फोर्स इसका होगा। मान लेते हैं ये N1 है ये N2 है, तो N2 वाला यहाँ पर यूज करेंगे एफ मैक्स निकालने के लिए, जहाँ का नॉर्मल फोर्स वहाँ का फ्रिक्शन मैक्सिमम देगा। तो यहाँ अगर इस पूरे लैडर का अगर एफबीडी बनाया जाए तो N1 इधर लग रहा है, देखिए ध्यान से इसमें, और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, उसी का एफ मैक्स पता करना है क्या होगा, N2 ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। एक तरह से नॉर्मल फोर्स किसके बराबर, mg के, और वो mg कितना है 250, mg वही तो वेट है 250, यहां रख देंगे 250, ये आना चाहिए 75, कैलकुलेशन देख लीजिएगा 75, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन 75 आना चाहिए। ए ऑप्शन इसका न्यूटन होगा, ये ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए ऑप्शन। क्लियर ना, मतलब हम बोले थे ना रोटेशन से पहले अगर कोई भी बॉडी दिया हो उस पूरी बॉडी को हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं जब तक कि रोटेशन आ ना जाए। क्लियर ना, ये हो गया 97। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ द मास m is placed on the surface with a vertical cross section given by y is equal to x cube by 6. If the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the book can be placed without slipping. वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मान लेते हैं जैसे एक्स क्यूब बाई 3 दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का होगा, ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 का, जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ब्लॉक को ग्राउंड से मैक्सिमम कितने हाइट तक रख सकते हैं, कितने हाइट तक ब्लॉक को रख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा तो जहां पर ये ब्लॉक रखा होगा, क्योंकि हम इसका जो डायमेंशन, इसका लेंथ वो नेग्लेजिबल मान रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक का अगर लेंथ, क्योंकि हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग रोटेशन से पहले तक तो पॉइंट मास लेंगे, तो इसका ये एक पॉइंट पर है एक तरह से, तो ये जिस सरफेस पर रखा होगा वो भले ही इस कर्व का ही पार्ट है, लेकिन जितने लेंथ में रखा हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है। जैसे किसी भी कर्व में अगर कोई छोटा सा सेगमेंट ले लें तो भले कर्व ये है पूरा, लेकिन जो ये छोटा सेगमेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की तरह मानते हैं। जैसे अर्थ होता है अगर स्फेरिकल, लेकिन हम लोग जिस फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं वो फील्ड स्फेरिकल का पार्ट नहीं दिखता है, बल्कि एक प्लेन का पार्ट दिखता है, क्योंकि पूरे अर्थ के तुलना में जो हम लोग के क्रिकेट का फील्ड होता है वो जो है नेग्लिजिबल एरिया रखता है। तो नेग्लिजिबल एरिया रखता है, इसी वजह से वो एक प्लेन दिखता है।
वो ऐसा नहीं दिखता कि वो किसी कर्व का पार्ट है, वो क्लियर ना। तो जैसे स्फेयर में एरिया प्लेन दिखता है, वैसे कर्व लाइन में कोई छोटा सा लेंथ स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो यहाँ पर जो है ये ऐसे स्लोप, इस पॉइंट को लेकर के जब ऐसे स्लोप बनाएंगे तो यहाँ से वो एंगल कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाएगा। अच्छा, तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन दे, जैसे यहाँ पे लाइन दे करके वो इसका लाइन का इक्वेशन दे दिया, इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो जिस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ही तो ड्रॉ किया गया है जो थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से मान लेते हैं, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, वही स्लोप होगा इसका टेन थीटा, इसका जो टेन थीटा होगा वही डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3x² बाई 6, मतलब x² बाई 2। अच्छा, इसको जैसे जैसे से ब्लॉक को ऊपर रखते जाएंगे उसके फिसलने का पॉसिबिलिटी बढ़ता जाएगा। तो एकदम नज़दीक यहाँ रखे रहेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ब्लॉक को फिसलने का, लेकिन जैसे से ऊपर चलता जाएगा उसके फिसलने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर बढ़ते 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 मान लेते हैं कोई एक ऐसा हाइट आता है जहाँ पर जस्ट अब फिसलने वाला है, तो मतलब ब्लॉक को वहीं तक रख सकते हैं। अब उसके ऊपर जहाँ रखेंगे तो फिसल जाएगा, क्लियर ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कहीं भी ब्लॉक को रखेंगे वो फिसलेगा नहीं, तो यहाँ पर कहीं भी नहीं फिसलेगा, लेकिन यहाँ पर फिसलने वाला होगा। जहाँ पर फिसलने वाला होता है, चलने वाला होता है, जहाँ पे जस्ट स्टार्ट टू स्लिप होता है, वहाँ पर tan थीटा म्यूस के बराबर होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है, म्यूस के, बस यही कॉन्सेप्ट इसमें है। तो म्यूस इक्वल टू यहाँ पर आ गया x² बाई 2। अब आगे बढ़ते हैं, क्या म्यूस का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 इक्वल टू x² बाई 2। यहाँ से x² का वैल्यू आ गया 1, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1, क्योंकि रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अच्छा, जब x का वैल्यू 1 आ गया तो मतलब यहाँ से ओरिजिन से x इक्वल टू 1 आगे जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर y कितना होगा, तो देखिए y बताना है x इक्वल टू 1 पर, क्या होगा x³ बाई 6, मतलब 1, x का वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब बाई 6 मतलब 1/6, मतलब जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 1/6 होगा। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 99। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में a block of the mass a heavy block of the mass m is slowly placed on the conveyor belt of the moving with the velocity v. The coefficient of friction between the block and the belt is mu. Through what distance will the block slide on the belt? Through what distance will the block slide on the बेल्ट, कितने डिस्टेंस तक बेल्ट पर वो स्लाइड करेगा। इस पर ब्लॉक को रख दिया गया, ये कितने वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से। जब ऑब्जर्वर इसके ऊपर रखेंगे तो इसका वेलोसिटी पलट कर इसमें जुड़ जाएगा, मतलब इस बेल्ट का जो वेलोसिटी होगा वो पलट कर इसमें जुड़ जाएगा। हाँ, और क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का यहाँ पर जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया तो फॉर्मूला लगेगा म्यू के इंटू जी। जब स्लाइड करेगा तो जो एक्सेलरेशन होगा या यहाँ पे कह सकते हैं रिटार्डेशन होगा। कैसे, वेलोसिटी इधर है तो इधर मूव करेगा बेल्ट के रिस्पेक्ट में, तो जिधर मूव करेगा उसके अपोजिट लगेगा। तो ये जो है इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में म्यू के इंटू जी हो जाएगा। कितने दूर तक स्लाइड करेगा, तो v² इक्वल टू u² माइनस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, जब तक वो मूव करता रहेगा वहीं
और इनिशियल वेलोसिटी v का स्क्वायर माइनस टू, a का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू के इंटू जी इंटू एस, यहाँ से s इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू म्यू जी। मतलब इसका आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। The acceleration of the body that slide down an inclined plane with coefficient of friction is mu k is given by। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट की तरह है, क्वेश्चन नंबर 100। ये तो डायरेक्ट कॉपी में करवाया हुआ है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है इसमें, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी दैट स्लाइड डाउन इंक्लाइंड प्लेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये म्यू के दिया हुआ है, इस गिवन बाय एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एंगल थीटा दिया हुआ है। अच्छा, एंगल कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शन में एंगल के टर्म में आंसर दिया हुआ है, मतलब थीटा ये लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, जी कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, यही आ जाएगा। कैसे आया है तो शायद आपको याद होगा, नॉर्मल इधर होता है, एम जी कॉस थीटा इधर होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, म्यू के इंटू एन, और म्यू के इंटू एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम से एम सब कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू जी साइन थीटा, मतलब वही जो यहाँ पर लिखे थे। क्लियर ना, इसका ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन डी आ जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 101, a car is moving on the horizontal circular road of the radius, मान लेते हैं कोई सर्कुलर ऐसे रोड दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया है 10 मीटर, वो मान लेते हैं ऐसे चल रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, v इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, अबव इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय द लाइट रॉड, मतलब इसके जो कार है उसके रूप से एक जो है उसके रूप से एक बॉब या ब्लॉक, क्या लिखा हुआ है इसमें, बॉब, बॉब मतलब ये ऐसी इस तरीके से, मतलब जैसे मान लेते हैं ये कार है, ये कार है, यही कार जो है इसमें चल रहा है ऐसे ऐसे, तो सिंपल पेंडुलम ऐसे इसमें हैंग कर रहा है, तो रेडियस दे दिया, स्पीड दे दिया। अब ये जो है 3D में थोड़ा सोचना है कि अगर वो कार ऐसे चल रहा होगा, ऐसे ये कार ऐसे चल रहा है ऐसे इसके ऊपर, तो अब यहां पर देखा जाए तो कार 3D में अगर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे इस तरीके से, तो ये ऐसे मोशन कर रहा होगा, तो इसके ऊपर देखिए ये जो है, अगर जब कार जो है ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए ऐसे सर्किल में जाएगा, क्लियर ना, तो जब ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाई आर पीछे की तरफ, और mg, मतलब ये ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, फिर ये टिल्ट कर जाएगा ना, ये यहां पर जो है ब्लॉक यहाँ था, अब वो यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, और mg आ जाएगा नीचे। रोड जो है वो ये हॉरिजॉन्टल रोड होगा,
हॉरिजॉन्टल रोड से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, द एंगल मेड बाय द रॉड विद द रोड, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल ये है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा कौन? हाँ ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ पूछ रहा है, मतलब ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल के लेवल के ही होगा ना। तो चाहे इससे इसका एंगल ये थीटा निकाल लें, या ये भी तो हॉरिजॉन्टल ही है, इसके साथ ये लाइन का एंगल बना ले थीटा, ये निकाल लें, बात एक ही है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस एम जी बाई एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसिल, जी आर बाई वी स्क्वायर। जी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, आर का वैल्यू 10, वी का वैल्यू 10 इंटू 10 मतलब वी स्क्वायर, ये आ गया 1। तो टेन थीटा 1 हो गया, अगर टेन थीटा 1 हो गया तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। वन हंड्रेड ये 1 का है। अब 102 पर आते हैं। वन हंड्रेड टू क्या दिया हुआ है, अ बॉल ऑफ द मास 0.25 kg attached to one end of the string of the length 1.96 is rotating on the horizontal circle, the string will break। ये क्वेश्चन नंबर 102 है। ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है कौन, बॉल, जिसका मास कितना दिया हुआ है 0.25 kg, और लेंथ कितना दिया हुआ है 1.96 मीटर। द स्ट्रिंग विल ब्रेक, कब ब्रेक होता है ये स्ट्रिंग, कब ब्रेक होगा, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्सीड, यहाँ जो टेंशन है वो 25 न्यूटन से एक्सीड करेगा, तब जा करके वो टूटेगा। एक्सीड द दिस टेंशन। व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द बॉल कैन बी रोटेटेड, मतलब इसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा जिस पर जो है ये रोटेट कर सकता है। तो देखिए जब इसका एफडी बनाएंगे बॉल का, तो अब थ्री डी में देखा जाए, थ्री में तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो एम जी नीचे होगा, नॉर्मल ऊपर होगा। तो यहाँ पर जो है वो एम जी नॉर्मल तो बैलेंस कर लेंगे ऊपर नीचे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एम जी नीचे होगा, नॉर्मल ऊपर, और ये टेंशन इधर होगा सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ होगा। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स टी इक्वल टू क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मास कितना है 0.25, वी कितना है निकालना है, बाई आर, टेंशन कितना होगा 25। अब देखिए ये 0.25 25 तो 100 आ जाएगा इधर, क्लियर ना, 0.25 है ये 25 है, तो ये कट पिट करेंगे तो 100 आएगा इधर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से वी एम स्क्वायर इजकल टू 196 आ जाएगा। तो वी एम इजकल टू क्या आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में।
क्या दिया हुआ है, ब्लॉक्स, टू ब्लॉक्स ए एंड बी सोन इन फिगर आर कनेक्टेड विथ a bar of the negligible weight A and B, each of the mass 170 kg. ये थीटा जो है दिया नहीं है इसमें। जब थीटा ही नहीं दिया हुआ है, ये अलग बात है कि ए और बी, ए और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.2 और बी और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.4। क्लियर ना। और पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द इंक्लाइंड प्लेन। इनके बीच जो है, इसके और इसके बीच का जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स है F1 और F2, टोटल फ्रिक्शन फोर्स यही होगा F1 और F2। अब ये जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स F1 प्लस F2 ऊपर की तरफ लगेगा, वो कितना लगेगा, तो थीटा की जरूरत तो पड़ेगा ही वहाँ पर, तो बिना थीटा के कैलकुलेट कर नहीं सकते, मतलब ये अधूरा क्वेश्चन है, इसमें एंगल देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। All surfaces are smooth. The acceleration of the mass m relative to the wedge. एक्सेलरेशन बाय द मास m, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है रिलेटिव टू द वेज, इस वेज के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर यहीं बैठ जाएगा। जब ऑब्जर्वर यहाँ बैठेगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गया, तो सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट मतलब इधर लगेगा ma, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। क्लियर ना। ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये न्यूटन्स लॉ क्वेश्चन है। आया तो मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स वाले में है, अलग बात है, हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्या आता है। देखिए, तो वो चलेगा, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो इस वेज पर ये ब्लॉक किधर जा सकता है, तो इधर ही जाएगा, एक्सेलरेशन इधर ही होगा। तो सभी फोर्स को इधर तोड़ेंगे सरफेस के लॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर, तो ma का इधर कितना आ जाएगा, ma, ये देखिए थीटा है, तो ma cos थीटा आएगा। mg का इधर तो हमें पहले से पता है mg साइन थीटा आएगा। तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आ जाएगा ma cos थीटा प्लस mg साइन थीटा। अच्छा, F बराबर होता क्या है, ma, तो ma cos थीटा प्लस mg साइन थीटा। अब m से m कैंसिल, वही एक्सेलरेशन पूछ रहा था, a इक्वल टू हो जाएगा g साइन थीटा प्लस a cos थीटा। क्लियर ना। ये आ जाएगा इसमें जो है, इसका ऑप्शन आ जाएगा a cos थीटा प्लस g साइन थीटा, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। अ पर्सन ऑफ द मास अब इसको जो है नेक्स्ट आगे अगले वीडियो में देखते हैं। इसमें आप 104 तक देख लीजिएगा इसमें।